हाँ जी बच्चों, जो भी बच्चे क्लास ज्वाइन करते जा रहे हैं वो कंफर्म करते जाएं। जो भी बच्चे क्लास ज्वाइन करते जा रहे हैं वो कंफर्म करते जाएं। आपको ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है? चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक। और आज बेटा हम बात करेंगे सीआर का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 6 है। सीआर के टॉपिक में चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग इन कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग कंसेप्ट्स एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करेंगे। अकाउंटिंग इन कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग कंसेप्ट्स एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में हम इधर डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 6 ऑफ सीआर। सबसे पहले जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है, हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन को लेकर के। इंट्रोडक्शन में बोला गया है कि मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग आर मर्जर, अमलगमेशन, टेक ओवर या फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग एटसेट्रा। मतलब जब कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं तो या तो हम उसमें मर्जर से रिलेटेड एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर रहे होते हैं या अमलगमेशन की बात कर रहे होते हैं, या समटाइम जो फॉर्म्स ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग की बात करेंगे तो उसमें टेक ओवर या हम अदर कोई फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग की बात कर रहे होते हैं। बोला कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रीडिजाइनिंग वन और मोर एस्पेक्ट ऑफ द कंपनी। बोला जब कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं तो वह कंपनी का एक तरीके से रिफॉर्मेशन हो रहा होता है, कंपनी को एक नए सिरे से डिजाइन किया जा रहा होता है, रीडिजाइन किया जा रहा होता है। तो इन्होंने बोला इट्स अ रीडिजाइन ऑफ वन और मोर एस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी। और जब हम बात करते हैं, जब आप कंपनी के प्रोसेस को, कंपनी के वेरियस एस्पेक्ट्स को जब आप रीडिजाइन कर रहे होते हैं तो आपके लिए यह भी जरूरी हो जाता है कि आप उसकी अकाउंटिंग भी सिस्टमेटिक ढंग से करें। अब मुद्दा यह उठता है कि सर अकाउंटिंग करें तो कैसे करें, क्या इसके लिए कोई नॉर्म्स एंड प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड है? जी बिल्कुल, नॉर्म्स एंड प्रोसीजर प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग जो कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग की हो सकती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 14 जिसे बोला जाता है अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन। आईसीएसआई का इशूड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 14 अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन, जो डील करता है कि भाई जब आप दो बिजनेस को मर्ज कर रहे हो तो उस दौरान आपको जो अकाउंटिंग के क्या फंडामेंटल इस्तेमाल करने हैं। या लेटर ऑन अगर हम बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 14 की अगर हम बात करें तो बेटा थोड़ा सा मैं अकाउंटिंग के बैकग्राउंड में जाऊंगा। हालांकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, अगर इसको हमने बेहतर तरीके से समझना है तो बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। अकाउंटिंग के बैकग्राउंड में जब मैं पहुंचता हूं तो मैं बात करूंगा बच्चों आपसे एमसीए 2006 की, यानी कि एमसीए नोटिफाइड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि 2006 में नोटिफाई किए गए थे और कंपनीज के लिए नोटिफाई किए गए थे। तो उसमें मोरलेस जो आई, मैं वर्ड मोरलेस इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आईसीएसआई के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को एज इट इज कॉपी किया गया था और उसमें थोड़ा बहुत हमने चेंज कर दिया था। जैसे कि कहीं पर एक्सप्लेनेशन लिख रहा है तो उसको इंटरप्रिटेशन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिख दिया, पैराग्राफ रीनंबर्ड कर दिए, जो पैराग्राफ डिलीट हो गया उसे हटा दिया तो उसकी वजह से रीनंबरिंग करना पड़ गया। या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 11 में थोड़ा बहुत चेंज किया था, एक दो पैराग्राफ एडिशनली इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। तो जो आईसीएसआई का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हुआ करते थे सारे के सारे, उनको एमसीए ने 2006 में नोटिफाइड कर दिया था कंपनीज के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के तौर पर कि भाई अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपनीज को भी फॉलो करने पड़ेंगे। बाद में आकर के कंपनीज के लिए इंड एएस प्रिस्क्राइब्ड किए गए और 2015 से उन्हें फेज्ड वाइज मैनर में कॉन्टिन्यूसली लगाया जा रहा है मोस्ट ऑफ द कंपनीज के लिए। तो आज की डेट में हम बात करते हैं बहुत सारी कंपनीज पर इंड एएस एप्लीकेबल होते हैं।
बट जिन कंपनीज पर इंड एस एप्लीकेबल नहीं होते उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यूड बाय आईसीएसआई आईसीएआई और नोटिफाइड बाय नाकास, जो कि 2006 में ऐसा हुआ था, उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है कुछ सर्टेन सी कंपनीज के थ्रू। तो आज की डेट में जब हम कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की बात करेंगे तो इन्होंने बोला जो नॉर्म्स एंड प्रोसीजर, जो अकाउंटिंग आप फॉलो कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग करने वाले हो। अगर आप आईसीएसआई के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हो, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, फ्लो में आ जाता है बेटा, आईसीएसआई से कनेक्टेड बच्चों को पढ़ा रहा हूं तो ज्यादा आईसीएसआई निकल के आता है। आईसीएआई के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अगर गलती से ऐसा निकल भी जाए तो उसे आईसीएआई ट्रीट करना बेटा। फ्लो में कई बार ऐसा होता है। आप सोच रहे होंगे कि सर बताओ आईसीएसआई कब से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने लगा, वो तो सेक्रेटल स्टैंडर्ड बनाता है। तो मैं वापस से लौट के आता हूं बेटा कि आईसीएआई के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेसिकली जिन्हें नकास नोटिफाइड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोला गया 2006, बहुत सारी कंपनीज पर एप्लीकेबल होते हैं। अगर ऐसी कंपनीज के बीच में ट्रांजेक्शन होते हैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 14 इज स्टिल एप्लीकेबल। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे ऐसी एंटिटी जिन पर इंड एएस लगता है, अगर उन एंटिटीज के बीच में अगर आपके कॉम्बिनेशन हो रहे हैं तो उन इन दैट पर्टिकुलर केस आपका अकाउंटिंग के लिए इंड एएस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इफेक्टिव करोगे। इन्होंने बोला जब कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग होती है तो बिजनेस के वेरियस प्रोसेस चेंज हो जाते हैं, तो उसकी अकाउंटिंग भी सिस्टमैटिकली चेंज होनी चाहिए। तो इन्होंने बोला इसको गवर्न करने के लिए हम इंड एएस 103 और एएस 14 को कहीं ना कहीं यहां पर इफेक्टिवली अप्लाई करने वाले हैं। अगले मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट एस्पेक्ट की तरफ बात करते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 14 जो कि बात करता है अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन की। भाई जब अमलगमेशन होगा तो किस तरीके से हम अकाउंटिंग करने वाले हैं, ये टॉपिक हम यहां डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ अमलगमेशन पहले यहां पर बताया गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 14 में, केवल अमलगमेशन भी जब होता है तो दो तरीके का होता है। अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन डायरेक्टली एग्जामिनेशन का क्वेश्चन बन जाता है कि भाई एक्सप्लेन द अकाउंटिंग इन केस ऑफ अमलगमेशन, तो आप उसको कुछ इस तरीके से ही समझाने वाले हो कि भाई अमलगमेशन के केस में हमने कैसे अकाउंटिंग करनी है। तो बोला टाइप्स ऑफ अमलगमेशन एज पर एएस 14। अगर एएस 14 के फंडामेंटल्स को फॉलो करते हुए अमलगमेशन की बात करें, बोला कितने टाइप का होगा अमलगमेशन, बोला अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर और दूसरा अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। एक बात और बेटा, मैंने ये नोट्स आपके ग्रुप में शेयर कर दिए, नोट डाउन कर लेना इन अच्छे से। तो बेसिक हम जब बात करेंगे कि भाई टाइप्स ऑफ अमलगमेशन एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 14, तो इसमें किस किस टाइप के कौन कौन से अमलगमेशन रहेंगे? अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर या अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। बोला किसको बोलेंगे अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर और किसको बोलेंगे अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज? क्या इसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? बोला बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। हम पहले डिफाइन करेंगे अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, और जो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज बेसिकली हम बात करेंगे अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, और जो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर नहीं होगा उसको ही हम बोलेंगे अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। अब मर्जर होने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 14 के अकॉर्डिंग क्या क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, उन कंडीशंस को एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, जब जब हम बात करेंगे अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर शुड बी कंसीडर्ड व्हेन ऑल, वर्ड इस्तेमाल किया गया बच्चों, ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। बोला ये कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो इनको अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर बोला जाएगा। पॉइंट नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी बिकम द असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। बोला कि जब जब हम बात करेंगे सारी की सारी असेट्स एंड लायबिलिटी ट्रांसफरर का मतलब होता है बच्चों जिसकी असेट्स एंड लायबिलिटी ट्रांसफर हो रही है, और ट्रांसफरी मतलब अमलगमेशन होने के बाद जिसके पास फाइनली असेट्स एंड लायबिलिटी रहेंगी, दैट इज नोन एज ट्रांसफरी। और ऐसी एंटिटी ट्रांसफरी एंटिटी को बोला जाता है अमलगमेटेड, यानी कि अमलगमेशन प्रोसेस होने के बाद, अमलगमेशन प्रोसेस होने के बाद वो एंटिटी
एग्जिस्टेंस में रहेगी तो ऐसी एंटिटी को बोला जाता है अमलगमेटेड एंटिटी। और ऐसी एंटिटी जिसका अमलगमेशन हो रहा है दैट इज नोन एज ट्रांसफरर, या फिर उसी को बोला जाएगा अमलगमेटिंग एंटिटी। तो मुद्दे वाली बात है, ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरर, किसको ट्रांसफर हो जाए, किसकी असेट्स एंड लायबिलिटी बन जाए, बोला बिकम द असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। बहुत बढ़िया पॉइंट। पहला पॉइंट है कि भाई जाहिर सी बात है, ट्रांसफर कंपनी के एसेट्स एंड लायबिलिटी ट्रांसफरी कंपनी के एसेट्स एंड लायबिलिटी बनती हैं तो उसको बोला जाएगा अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। बट बोला एक कंडीशन नहीं, बाकी सारी कंडीशन भी सेटिस्फाइड होना चाहिए। अदर कंडीशन क्या है? बिजनेस ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी इज इंटेंडेड टू बी कंटिन्यूड बाय द ट्रांसफरी कंपनी। ऐसा ना हो अमलगमेशन होने के बाद ट्रांसफरर कंपनी का बिजनेस ट्रांसफरी कंपनी के थ्रू बंद कर दिया जाए। मान के चलो आपकी कंपनी को मैं खरीद रहा हूं और आपकी कंपनी को खरीदने के बाद आपका बिजनेस बंद कर देता हूं, आपके एसेट्स एंड लायबिलिटी को सेल ऑफ करके सेट ऑफ कर देता हूं। बोला ऐसा नहीं चलेगा। अगर ऐसा करते हो तो उसे अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर नहीं बोला जाएगा। मतलब एसेट्स एंड लायबिलिटी तो सारी ट्रांसफर होंगी। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन कहती है कि बिजनेस को आप कंटिन्यूड रखेंगे। इसके बाद इन्होंने बोला कि कंसीडरेशन बाय द ट्रांसफरी कंपनी इज गिवन इन द फॉलोइंग इन द कंसीडरेशन बाय द ट्रांसफरी कंपनी इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ, जो ट्रांसफरी कंपनी जो खरीद रही है, खरीदने वाली कंपनी बेचने वाली कंपनी को जो कंसीडरेशन देगी, बोला कि इक्विटी शेयर्स में देगी। बहुत बढ़िया पॉइंट इन्होंने रख दिया उठा करके। बोला कि कंसीडरेशन पेमेंट किया जाएगा इक्विटी में, बट बोला एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट। बोला एक्सेप्ट क्या? कि फ्रैक्शनल पार्ट के लिए आप जो पेमेंट करने वाले हो, फ्रैक्शनल पार्ट के लिए जो पेमेंट करने वाले हो, फ्रैक्शन का मतलब समझते हो? जैसे कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को 5 शेयर के बदले 3.33 शेयर देने हैं। एक एक्सचेंज रेशो ऐसा तय हुआ कि भाई जिसके पास 5 शेयर होंगे उसको 3.33 शेयर मिल जाएंगे। चलो 3 शेयर तो आप दे दोगे, 0.33 शेयर कैसे दोगे? तो बेहतर है 0.33 का जो सेटलमेंट कर दो, वो आप कैश में कर सकते हो। बोला ट्रांसफरी कंपनी के थ्रू जो कंसीडरेशन दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा? ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर्स को, वो इक्विटी शेयर्स में दिया जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट के लिए कैश में कंसीडरेशन दिया जा सकता है। 3 कंडीशन हमारी यहां पर सेटल्ड हो जाती है। पहली कंडीशन, असेट्स एंड लायबिलिटी सारी की सारी ट्रांसफर होंगी। दूसरी कंडीशन, बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। तीसरी कंडीशन, कंसीडरेशन जो दिया जाएगा वो इक्विटी शेयर्स में दिया जाएगा एक्सेप्ट फॉर द फ्रैक्शंस। अगले मुद्दे की बात करते हैं, शेयर होल्डर होल्डिंग नॉट लेस देन 90% ऑफ द फेस वैल्यू। बोला ऐसे शेयर होल्डर जो कि होल्ड करते हैं, कितना होल्ड करते हैं? नॉट लेस देन 90% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी other than equity share of the transferee company become the equity shareholder of transferee company by virtue of amalgamation। इन्होंने बोला ऐसे शेयर होल्डर जो वैल्यू में 90% फेस वैल्यू से कम होल्ड नहीं करते, मतलब 90% होल्ड करते हैं या उससे ज्यादा होल्ड करते हैं। और ये कौन से शेयर होल्डर है? इक्विटी शेयर होल्डर। किसके इक्विटी शेयर होल्डर है? जो सेल होने वाली कंपनी है ट्रांसफर कंपनी, उसके इक्विटी शेयर होल्डर है। बोला इक्विटी शेयर होल्डर बन जाएंगे, किसके इक्विटी शेयर होल्डर बन जाएंगे? कि ट्रांसफरी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर बन जाएंगे बाय वर्च्यू ऑफ अमलगमेशन। बट इसमें वो इक्विटी शेयर शामिल नहीं करेंगे जो ट्रांसफरी कंपनी ने पहले से होल्ड कर रखे हैं, उनको साइड कर देंगे। उनको हटाने के बाद तो रेस्ट के 90% इक्विटी शेयर अगर एग्री कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं चौथी कंडीशन भी सेटिस्फाइड मान ली जाएगी। मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पर हम ऐसे लेके चल रहे हैं, कंपनी में 100 शेयर हैं, 90% फेस वैल्यू की बात करेंगे तो वैसे तो 90% फेस वैल्यू में 90 शेयर्स होंगे। बट मान के चलो जो कंपनी ए लिमिटेड बी लिमिटेड को खरीद रही है, तो ए लिमिटेड ने पहले से 10 शेयर उसमें होल्ड कर रखे हैं, तो बोलो उनके 10 शेयर हटाओ, बचे कितने? 90 शेयर। 90 शेयर का 90% कैलकुलेट कर रहे हैं, 9 9 या 81, तो 81 शेयर होल्डर कहीं ना कहीं नई कंपनी के शेयर होल्डर बनने के लिए एग्री हो जाने चाहिए। तो
ऐसा पॉइंट हमने रखा, शेयर होल्डर होल्डिंग नॉट लेस देन 90% ऑफ द वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी other than the equity share of the transferee company become the equity shareholder of transferee company by virtue of amalgamation। ये लास्ट वाली लाइन मैंने इधर मेंशन कर दी है, तो आप उसे अकॉर्डिंगली इधर से नोट कर लेना। यहां तक बताओ बेटा, चौथी कंडीशन क्लियर हुई। पांचवी कंडीशन क्या होती है कि भाई अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर मान लिया जाएगा। कब मान लिया जाएगा? असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब कि पुरानी कंपनी की एसेट्स को नई कंपनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाएगी एट बुक वैल्यू। और कौन सी वाली वैल्यू पर दिखाएगी? बुक वैल्यू, एक्सेप्ट टू इंश्योर द यूनिफॉर्मिटी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। बोला जिन केसेस में अकाउंटिंग पॉलिसी को यूनिफॉर्म बनाना है उन केसेस को छोड़ दिया जाए। कहीं छोटा मोटा अकाउंटिंग पॉलिसी की वजह से कुछ मैनिपुलेशन है वो एक अलग बात है, बाकी मोस्ट ऑफ द एसेट्स को बुक वैल्यू पर यहां पर दिखाया जाएगा। बेटा जल्दी से मुझे बता दो, क्या ये 5 कंडीशन कोई क्लियर हुई है आपको? अगर कोई इन कंडीशन में डाउट है तो जल्दी से डाउट टाइप करें, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, एग्जाम में ये मान लो आ गया। कहते हैं ना वो गाना है, आ गया आ गया। अकाउंटिंग टाइप्स ऑफ अमलगामेशन की बात करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 14। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्टिन्यूसली आता रहता है। जल्दी से आप मेरे को कंफर्म कर दें, जल्दी से आप मेरे को क्लियर कर दें कि यहां तक ये सारे पॉइंट 5 के 5 पॉइंट आपको क्लियर हुए। इसके बाद अब बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे, अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। बोला अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर होने के लिए 5 की 5 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, लेकिन अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ परचेज की बात करेंगे, अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ परचेज की बात करेंगे तो ये अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ परचेज क्या है? बोला अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ परचेज शुड बी कंसीडर व्हेन एनी वन और मोर देन वन ऑफ द कंडीशन स्पेसिफाइड अबव इज नॉट सेटिस्फाइड। बोला कि जो ये 5 कंडीशन है इनमें से कोई एक या एक से ज्यादा कंडीशन अगर सेटिस्फाइड नहीं होती तो उसी अमलगामेशन को ट्रीट कर लिया जाएगा अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। लेकिन याद रहे मेरे प्यारे बच्चों, ये सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 14 के पॉइंट ऑफ व्यू से है। बाकी अदर चैप्टर्स में हम मर्जर को अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, बाकी सारे फैक्ट को अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तरीके से डिफाइन नहीं करते। जब अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाएगी एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 14 का अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर क्या होता है, परचेज क्या होता है, तब आप ये डेफिनेशन देने वाले। हाँ वो बात अलग है कि मर्जर को डिफाइन करते टाइम पर हम जगह जगह पर रेफरेंस जरूर देते हैं कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 14 के अकॉर्डिंगली ऐसा बोला जाता है, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंगली वैसा बोला जाता है। आगे बात कर लेते हैं बच्चों मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर द अमलगामेशन बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 14। बोला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 14 को अगर कंसीडर कर लिया जाए तो आपके मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होंगे? बोला अमलगामेशन की जब टाइप की बात कर रहे थे तो 2 टाइप का अमलगामेशन होता है, अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर और दूसरा होता है अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। बोला 2 तरीके का अमलगामेशन, तो उनकी अकाउंटिंग भी 2 ही तरीके से होगी। बोला कौन कौन से तरीके होंगे? मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर अमलगामेशन बाय AS 14 देयर आर 2 मेन मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर अमलगामेशन। पहला है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, जो कि लगता है मर्जर के लिए। भाई अमलगामेशन या तो इन द नेचर ऑफ मर्जर हो सकता है या अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ परचेज हो सकता है। और दूसरा होता है परचेज मेथड, नाम भी इसका परचेज मेथड ही रखा गया है। मर्जर के लिए जो मेथड लगता है उसका नाम रख दिया गया पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, लेकिन अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ परचेज के लिए जो नाम रखा गया उसका नाम भी परचेज मेथड ही रखा है। तो बेटा यहां पर जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग की बात करेंगे तो 2 मेथड्स है हमारे अकाउंटिंग के, एक पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, दूसरा है परचेज मेथड। अब मुद्दा ये उठता है कि सर पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड अकाउंटिंग से रिलेटेड क्या क्या बातें करता है, क्या क्या पॉइंट्स हमारे सामने रखता है।
इस एस्पेक्ट को एक एक करके कवर करते हैं, विजुअलाइज कराता जाऊंगा, फील कराता जाऊंगा, लेकिन हमने लिखना थ्योरेटिकली है। बहुत ज्यादा अकाउंटिंग हमारे एग्जाम में नहीं आती, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, तो वो मैं आपको सिखा के चलूंगा। राइट, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट एस्पेक्ट रहेगा हमारा पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। बेटा 1 मिनट होल्ड करना। चलिए बच्चों, हमारा अगला एस्पेक्ट है बेटा पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। जब हम पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड की बात करते हैं, जब हम पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड की बात करते हैं, तो बोला पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड से अकाउंटिंग कैसे होने वाली है। पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में क्या क्या एस्पेक्ट्स हमारे कवर रहेंगे, इन सारे पॉइंट्स को कहीं ना कहीं हमें देखना पड़ेगा। तो जब हमने पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड की बात करी, तो उन्होंने बोला इन केस ऑफ अकाउंटिंग बाय द पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड फॉलोइंग नॉर्म्स शुड बी फॉलोड। और वो कौन कौन से नॉर्म्स हैं बच्चों जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। पहला नॉर्म्स है बेटा असेट्स एंड लाइबिलिटीज, रिजर्व्स वेदर कैपिटल और रेवेन्यू रिजर्व of transferor company should be recorded at their existing carrying amount। इन्होंने बोला कि पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड की एक खास बात है कि जो ट्रांसफरर कंपनी होगी, उसकी जो भी असेट्स एंड लाइबिलिटीज होंगे, जो भी रिजर्व्स होंगे, चाहे वो कैपिटल रिजर्व्स हैं या फिर वो रेवेन्यू रिजर्व्स हैं, और ये किस वाली कंपनी के, जो ट्रांसफरर कंपनी के, शुड बी रिकॉर्डेड एट देयर एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट। बोला जो एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट होगा उस वैल्यू पर ही इन्हें रिकॉर्ड करके चलेंगे। लेकिन मुद्दे वाली बात यह है कि ये एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट पर कैसे रिकॉर्ड होंगे, एक प्रैक्टिकल सा एस्पेक्ट हम लेकर के चलते हैं। मैं एक सिंपल सी बात आपको बता रहा हूं बेटा, ये देखो बैलेंस शीट हम बना रहे हैं, और बैलेंस शीट में अगर हम बात करेंगे, लेट सपोज इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए की है, रिजर्व्स हमारे 5 लाख रुपए के हैं, जिसमें पीएनएल भी शामिल है, जनरल रिजर्व भी शामिल है, बाकी सारे रिजर्व शामिल हैं। आउटसाइड लाइबिलिटी हमारी लेट सपोज 2 लाख रुपए की है, तो ये बैलेंस शीट कंपनी की हो गई हमारी 15-17 लाख रुपए की। और इधर हम बात कर लेते हैं एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स हमारी 14 लाख की हैं, और करंट एसेट्स, वैसे हालांकि कंपनी की बैलेंस शीट में ऐसे बैलेंस शीट बनती नहीं है, और ना ही ऐसे एसेट्स को क्लासिफिकेशन होता है, वो करंट और नॉन करंट में क्लासीफाई करते हैं।
और बैलेंस शीट जो हम बनाते हैं वो पहले हम लाइबिलिटीज रखते हैं, उसके बाद हम असेट्स का कॉलम रखते हैं। बट मैं एक आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ बता रहा हूँ, इसको ऐसे ना लें कि भाई बैलेंस शीट ऐसे बनेगी। करंट असेट्स हमारी हो गई यहाँ पर 3 लाख रुपीज की, तो टोटल 70 लाख की बैलेंस शीट है, और ये ए लिमिटेड की बैलेंस शीट है। अगर हम बात करते हैं बी एंटिटी की बैलेंस शीट, अब यहाँ ईएससी की बात कर लेते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इसे यहाँ 5 लाख रुपए रख लेते हैं, और रिजर्व्स 2 लाख रुपए रख लेते हैं, और लाइबिलिटीज की जब बात कर लें, आउट अदर लाइबिलिटी जो है हमारा 3 लाख रुपए की, तो 10 लाख रुपए की ये बैलेंस शीट हो गई। यहाँ फिक्स्ड एसेट्स हमारी लेट सपोज 8 लाख रुपए की, और करंट एसेट्स हमारी 2 लाख रुपए की, अगेन 10 लाख की बैलेंस शीट होगी। अब ये जो बी लिमिटेड है, मान के चलो इसको हमारी ए लिमिटेड परचेज कर रही है, ये हमारी ट्रांसफरर कंपनी है। बेसिकली मैं इसे ओल्ड लिख देता हूँ, तो जो सेल होने वाली कंपनी है और एग्जिस्टेंस में रहेगी ये न्यू कंपनी। बोला अगर ये केस है किसका, अगर ये दिखाई दे रहा है ना बेटा आप लोगों को, अगर ये केस है किसका, अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, तो इसकी जब अकाउंटिंग होगी तो जो ओल्ड कंपनी है, जो खत्म होने वाली एंटिटी है, उसकी सारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज और रिजर्व को कहीं ना कहीं हम होल्ड करेंगे, रखेंगे। किस पर रखने वाले हैं, यहाँ पर शुड बी रिकॉर्डेड एट देयर एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट, मतलब जो कंपनी की बैलेंस शीट में चल रहा है पुरानी कंपनी की, वही हम नई कंपनी की बैलेंस शीट में उसे रखेंगे। तो जब हम अमलगामेशन करने के बाद जब बैलेंस शीट बनाएंगे, तो इसकी फिक्स्ड एसेट्स 8 लाख की, इन्हें यहां से उठाएंगे। इसकी फिक्स्ड एसेट्स 14 लाख की थी, इसकी फिक्स्ड एसेट्स पहले 14 लाख की थी, अब वो कटने के बाद 14 और 8 मिला के कितना हो जाएंगे बच्चों, 14 और 8 मिला करके हमारी हो जाएंगी 22 लाख रुपए की। तो एज इट इज हमने कैरी कर लिया उनको। करंट एसेट्स यहाँ 2 लाख की थी, पहले की 3 लाख की थी, तो ये करंट एसेट्स 3 2 मिला के 5 लाख रुपए की हुई, राइट। अब मुद्दा ये उठता है, जो इसके रिजर्व्स एंड सरप्लस थे, जो इसके रिजर्व्स एंड सरप्लस थे 2 लाख रुपए के, इनको उठा करके यहाँ 5 और 2 7 लाख कर दिया जाएगा, और ये आउटसाइड लायबिलिटी 2 लाख की, 3 लाख मिला करके कितना हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा। इसके अलावा बाकी सेटलमेंट हमारा होता है परचेज कंसिडरेशन का। मान के चलो इस बी लिमिटेड को जो ए लिमिटेड खरीद रही है, वो 6 लाख रुपए के इक्विटी शेयर देकर के खरीद रही है। वैसे अगर इसकी नेट एसेट देखा जाए बी लिमिटेड की 5 लाख की है, पर मैं 5 लाख रख देता तो बैलेंस शीट डायरेक्टली टैली हो जाती, उसमें ज्यादा आपको एफर्ट्स लगाना नहीं पड़ता। बट मैं जानबूझ करके 1 लाख रुपए बढ़ा रहा हूं। तो अगर मान के चलो बी लिमिटेड को ए लिमिटेड 6 लाख के इक्विटी शेयर दे रही है, तो जाहिर सी बात है जो 10 लाख की इक्विटी शेयर है वो कितने के हो जाएंगे, 6 लाख की, 10 लाख की इक्विटी शेयर यहां से कन्वर्ट होकर के कितने हो जाएंगे, 16 लाख के हो जाएंगे, क्योंकि 6 लाख की इक्विटी शेयर दे दी है। अब बैलेंस शीट को जरा टैली करो, ये तो 5 लाख है ही, 22 और 5 मिला के 27 लाख की तो असेट साइड दिखाई दे रही है। लेकिन अब जब लाइबिलिटी साइड का टोटल लगाओगे तो 16 और 7, अगर हम बात करेंगे 23 और 5 28 लाख रुपए की लाइबिलिटी साइड दिखाई दे रही है। लेकिन हम लाइबिलिटी साइड को रखेंगे 27 लाख का ही। जो 1 लाख रुपए का एक्स्ट्रा कंसिडरेशन दिया है, उतने से नई कंपनी के रिजर्व्स को कम कर देंगे सिर्फ, तो ये 7 लाख की जगह कितने हो जाएंगे, 6 लाख। लेकिन हमने जो बोला था कि अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर में हम पुरानी कंपनी की एसेट्स एंड लायबिलिटी को नई कंपनी में बुक वैल्यू पर कैरी करेंगे, वो वादा हमने पूरा कर दिया। बताओ किया या नहीं किया? क्या हमने इनको इनकी बुक वैल्यू पर कैरी किया है या नहीं किया है? बिल्कुल किया है। ये बात आपको समझ में आई, ये एग्जांपल समझ में आया? यहां कोई दिक्कत, कोई डाउट? जल्दी से बताओ। सारे के सारे आइटम को हमने बुक वैल्यू पर कैरी किया या नहीं किया?
जल्दी से बताइए बच्चों। बच्चे कह रहे हाँ सर, बिल्कुल किया आप। अगले मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी रिप्लाई कर दिया करो। देखो जब भी मैं क्वेश्चन पूछता हूं तो जैसे ही आप तक वीडियो पहुंचे फटाफट से इमीडिएटली रिप्लाई कर दिया करो। उससे ये पता चलता रहता है कि भाई आप लोग क्लास को ढंग से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ में आ रहा है। कोई डाउट अगर आए तो फिर उसका रिप्लाई कहीं ना कहीं आपको हो जाएगा। तो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में पहला पॉइंट हमारा क्या था बच्चों? assets liability reserves whether capital or revenue reserve of transferor company should be recorded at their existing carrying amount। आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, मतलब जो पुरानी कंपनी है उसके प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहे हैं, इज मर्ज विद द बैलेंस ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। बोला पीएनएल का बैलेंस पुरानी कंपनी का नई कंपनी के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। ये तो हमने कर दिया पहले ही एग्जाम्पल में, आपके बोले बिना ही कर दिया, मर्ज कर दिया। और साथ ही साथ में मे बी ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व। इन्होंने बोला प्रॉफिट और लॉस बैलेंस ऑफ द ट्रांसफर कंपनी इज मर्ज विद द बैलेंस ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। बोला पीएनएल को पीएनएल के साथ जोड़ो या पीएनएल वाली अमाउंट को जनरल रिजर्व में भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बोला अ यूनिफॉर्म सेट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी एडॉप्टेड after amalgamation and effect of any change in accounting policy should be reported as per AS5। बोला कि आपने यूनिफॉर्म सेटअप अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो करना है। मतलब मान के चलो ए लिमिटेड में डेप्रिसिएशन एसएलएम से लग रहा था, बी लिमिटेड में डब्ल्यूडीबी से लग रहा है, तो जब बी लिमिटेड की असेट्स को ए लिमिटेड के साथ मर्ज करेंगे तो फिर डेप्रिसिएशन एसएलएम के बेसिस पर ही लगेगा। और बोला कि पॉलिसी को चेंज करने के जो नॉर्म्स होते हैं, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 5 में प्रिस्क्राइब्ड है, उन्हीं नॉर्म्स को फॉलो करते हुए पॉलिसी को चेंज करोगे। दैट मींस जब दो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज हैं तो उनको एक यूनिफॉर्म पॉलिसी अडॉप्ट करोगे और जो भी उसका इफेक्ट पड़ेगा उस इफेक्ट को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 5 के अकॉर्डिंगली टैकल करोगे, डील करोगे। आगे इन्होंने बोला इफ कंसिडरेशन पेड बाय द ट्रांसफरी कंपनी इज एक्सीड द शेयर कैपिटल और कंसिडरेशन गिवन टू द ट्रांसफरर कंपनी then this excess amount is a capital loss and adjusted of capital loss is done by first from all the capital reserve and if all of the capital reserve are insufficient to adjust such loss then the loss is to be adjusted from revenue reserve। मैंने सारा का सारा येलो येलो ही कर दिया बच्चों। चलो कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है देखने। अब मैं वापस से आ जाता हूँ। ये बैलेंस शीट कोई मैं तो आपको दिखाता हूँ कि भाई अल्टीमेटली मैंने यहाँ पर 1 लाख रुपए का कंसिडरेशन ज्यादा पे कर दिया था, तो वो ए लिमिटेड के लिए तो एक तरीके से कैपिटल लॉस हो गया ना। बोला ये कैपिटल लॉस है, कैपिटल प्रॉफिट से एडजस्ट होगा। ए लिमिटेड के यहाँ पर अगर कुछ कैपिटल प्रॉफिट्स पड़े होते, जैसे कि सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा होता, कैपिटल रिजर्व पड़ा होता, तो कैपिटल प्रॉफिट से ये कैपिटल लॉस हमारा सेटअप हो जाता, उन रिजर्व्स को कम कर देते। मान के चलो मेरे वाले केस में कोई रिजर्व था नहीं तो मैंने जनरल रिजर्व को ही कम कर दिया, नॉर्मल रिजर्व को ही कम कर दिया। तो मतलब अमलगामेशन पर कोई लॉस होता है, कंसिडरेशन ज्यादा पे कर देते हो तो उस दौरान जो लॉस होगा उसे कैपिटल लॉस से ही कैपिटल प्रॉफिट से सेटअप किया जाना चाहिए। अगर कैपिटल प्रॉफिट नहीं है तो उसे रेवेन्यू या जनरल रिजर्व से या पीएनएल से सेट ऑफ कर सकते हैं। बताओ बेटा ये वाला पॉइंट समझ में आ गया? ये प्रेट करके मैंने प्रैक्टिकल पहले दिखा दिया था लेकिन उसकी थ्योरी बाद में हम यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं, जल्दी से बताओ। आगे इन्होंने बोला दिस मेथड कैन अप्लाई इन केस ऑफ अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, यानी कि ये जो अकाउंटिंग का तरीका है अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर में अप्लाई करेंगे। और एनी एक्सेस कंसीडरेशन एज कंपेयर टू नेट असेट्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी इज एडजस्टेड इन रिजर्व। अब ये पॉइंट को दोबारा लिख दिया यहाँ पर, पहले उससे लिखा है अलग तरीके से कि पहले जो लॉस होगा उसे हम कैपिटल प्रॉफिट से एडजस्ट करेंगे और बाद में उसे हम रेवेन्यू प्रॉफिट से, मतलब करेंगे तो रिजर्व से, लेकिन ये एक जनरल पॉइंट डाल दिया कि उसको हम किससे एडजस्ट करेंगे, रिजर्व से। आगे इन्होंने बोला स्टैच्यूटरी रिजर्व इज मेंटेन्ड इन दिस टाइप ऑफ अकाउंटिंग ऑल्सो। बोला अगर कोई स्टैच्यूटरी रिजर्व है तो यहां पर भी स्टैच्यूटरी रिजर्व को मेंटेन
किया जाएगा। बोला जब स्टैच्यूरी रिजर्व की बात करते हैं, बोला कि कोई स्पेशल स्टैच्यूरी रिजर्व आपने बना रखा है, जैसे डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व बना रखा है, साइट रिस्टोरेशन फंड बना रखा है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व बना रखा है, ऐसे कुछ स्टैच्यूरी रिजर्व आपके बने हुए हैं, तो वो ओल्ड कंपनी के स्टैच्यूरी रिजर्व होंगे, उनको आप नई कंपनी के स्टैच्यूरी रिजर्व में भी मेंटेन करके चलोगे। तो जब सारे रिजर्व को ले रहे हैं तो अपने आप से स्टैच्यूरी रिजर्व भी आ गए, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब हम बात करेंगे बेटा अकाउंटिंग बाय द परचेज मेथड। बोला अमलगामेशन के केस में हम अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, तो परचेज मेथड से अकाउंटिंग किस तरीके से की जाएगी, वो एस्पेक्ट्स भी हम यहां कंसीडर करके चलेंगे। अकाउंटिंग बाय द परचेज मेथड, बोला दिस मेथड इज अप्लाई इन केस ऑफ अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ परचेज ओनली। बोला कि जैसे मर्जर के लिए लगता है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड की कैसे अकाउंटिंग होगी उसका नॉर्म्स हमने समझा, और जब परचेज मेथड की बात करेंगे तो परचेज की जब मेथड की बात करेंगे तो अकाउंटिंग बाय परचेज मेथड, तो दिस मेथड इज अप्लाई इन केस ऑफ अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। बोला इन प्रिपेयरिंग द ट्रांसफरी कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी शुड बी इनकॉर्पोरेटेड। बोला कि जब आप परचेज मेथड की बात करते हैं तो ट्रांसफरर कंपनी की असेट्स एंड लायबिलिटी ट्रांसफरी कंपनी के साथ इनकॉर्पोरेट करी जाएंगी, और किस पर, एट देयर एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट। बोला उनकी एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट पर उन्हें वापस ऐड कर सकते हैं या नई कंपनी के बुक्स में दिखा सकते हैं, और ऐसा हमने मर्जर के केस में नहीं बोला था और करके। The consideration should be allocated to the individual identifiable assets and liability on the basis of their fair value on the date of amalgamation, और उनको उनकी फेयर वैल्यू के बेसिस पर भी अपनी बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं कि भाई आज के टाइम में उनका क्या फेयर वैल्यू चल रहा है। आगे इन्होंने बोला रिजर्व ऑफ द ट्रांसफर कंपनी अदर देन द स्टैच्यूटरी रिजर्व इज नॉट रिकॉर्डेड अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर या पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में बोला गया था कि भाई अमलगामेटिंग कंपनी की, खत्म होने वाली कंपनी की जो रिजर्व्स है उन्हें एज इट इज दिखाएंगे, बट बोला नहीं दिखाएंगे, स्टैच्यूटरी रिजर्व को छोड़ करके बाकी सारी रिजर्व को नहीं दिखाने वाले। तो रिजर्व्स ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी अदर देन द स्टैच्यूटरी रिजर्व इज नॉट रिकॉर्डेड। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ बच्चों? यहां तक कोई डाउट, किसी को कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, जल्दी से बताइए। अगले मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट एस्पेक्ट की तरफ चलते हैं। एनी एक्सेस अमाउंट ऑफ द कंसिडरेशन ओवर द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी शुड बी ट्रांसफर टू गुडविल अकाउंट। बोला कि ट्रांसफरी कंपनी ने अगर ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर को कुछ ज्यादा पेमेंट कर दिया तो वो हो गया कैपिटल लॉस, उसे ट्रांसफर कर देंगे गुडविल में। और साथ ही साथ में बच्चों अगर ट्रांसफरी कंपनी ने ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर को कम पेमेंट किया तो फायदा हो जाएगा ना भाई, खरीदने वाली कंपनी ने बेचने वाली कंपनी को पेमेंट कम किया तो उसका फायदा हो जाएगा। और ऐसा कंसिडरेशन जब आपको, इफ द कंसिडरेशन पेड इज लेस देन द नेट असेट्स देन इट शुड बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। बोला प्रॉफिट होगा तो अगर कंसिडरेशन कम दिया, नेट असेट्स ज्यादा ले ली तो प्रॉफिट हो गया, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। और अगर कंसिडरेशन ज्यादा दे दिया, नेट असेट्स कम आए तो लॉस हो जाएगा और वो ट्रांसफर किया जाएगा गुडविल में। ये बात हमने पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में नहीं डिस्कस करी थी। गुडविल अराइजिंग ऑन अमलगामेशन शुड बी अमोर्टाइज। इन्होंने बोला अगर ऐसा यहाँ कुछ गुडविल अराइज होता है तो इन्होंने बोला शुड बी अमोर्टाइज टू द इनकम स्टेटमेंट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। और अमोर्टाइजेशन का जो टाइम पीरियड होता है गुडविल के लिए अमलगामेशन से जो जनरेट होती है वो है शुड नॉट बी एक्सीड 5 ईयर। बोला 5 साल से ज्यादा का टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए। आगे इन्होंने बोला फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग द स्टैच्यूटरी रिजर्व अमलगामेशन सस्पेंस अकाउंट इज ओपन इन द बुक्स। इधर ही मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखा देता हूं। जैसे ये बैलेंस शीट है, यहां पर मान के चलो हमने
रिजर्व को कंसीडर नहीं करना, ओल्ड कंपनी की रिजर्व्स को कंसीडर नहीं करना। तो भाई ओल्ड कंपनी के रिजर्व तो दिखाएंगे नहीं, लेकिन उनके स्टैचुरी रिजर्व हमको इधर दिखाने पड़ेंगे। स्टैचुरी रिजर्व मान के चलो 2 लाख के स्टैचुरी रिजर्व थे। अब लाइबिलिटी साइड में हम जबरदस्ती का रिजर्व दिखा रहे हैं, तो असेट साइड में कोई अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, या अमलगमेशन सस्पेंस अकाउंट करके 2 लाख रुपए दिखा देंगे, जिससे असेट्स और लाइबिलिटीज आपस में क्या हो जाएंगे, मैच कर जाएंगे। तो यही पॉइंट इन्होंने बोला, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज मेथड में जब हमको स्टैचुरी रिजर्व दिखाने होते हैं तो हम अमलगमेशन सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देते हैं असेट साइड में। बोलो बच्चों, क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? क्या ये अमलगमेशन सस्पेंस का जो एस्पेक्ट है ये आपको समझ में आया? इन्होंने बोला फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग स्टैचुरी रिजर्व अमलगमेशन सस्पेंस अकाउंट इज ओपन इन द बुक्स। आगे इन्होंने बोला अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी कंसिस्टेंट ऑफ बोथ कंपनीज सो एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ द असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी बी शुड मेक प्रॉपर एडजस्टमेंट। बोला दोनों कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसी को प्रॉपर करने के लिए, एक जैसा करने के लिए, सिमिलर करने के लिए, कंसिस्टेंट करने के लिए जो एडजस्टमेंट करने हैं वो आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर उन एडजस्टमेंट में कुछ लॉस होता है तो उसे गुडविल में ट्रांसफर करेंगे, कुछ प्रॉफिट होता है तो उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। आगे हम बात करेंगे कंसीडरेशन फॉर अमलगमेशन। बोला परचेज मेथड में कंसीडरेशन कैसे कैलकुलेट होता है, मर्जर में कंसीडरेशन कैसे कैलकुलेट होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इस एस्पेक्ट को डिस्कस करने में। इस एस्पेक्ट को हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज आपके लिए होमवर्क रहेगा, जितना भी ये नोटिंग मैंने शेयर करा है इस सारी नोटिंग को आप एक बार नोट डाउन कर लें। नोट डाउन करते टाइम पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएंगी और नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को हम खत्म कर लेंगे। तो जो भी हमारा नोटिंग का पार्ट है वो सारा का सारा घर पर कंप्लीट करके रखें। आज अच्छा खासा होमवर्क आपके पास आ गया है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक के साथ। जब तक आप अपनी नोटिंग कंप्लीट करके रखना। अभी के लिए आप सभी को बाय बाय।